हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम आलोक धनवा की कविता पतंग का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम कवि परिचय। आलोक धनवा का जन्म सन 1948 ईस्वी में मुंगेर, बिहार में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनका केवल एकमात्र कविता संग्रह प्रकाशित हुआ जिसका नाम है दुनिया रोज चलती है, दुनिया रोज बनती है। पहली कविता इनकी जनता का आदमी सन 1972 में प्रकाशित हुई। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां से इन कविताओं से इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई और इनका एकमात्र जो काव्य संग्रह है वह है दुनिया रोज बनती है। इन्हें जो प्रमुख सम्मान मिले हैं उनमें राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान, ये मुख्य रूप से हैं। जहाँ नदियाँ समुद्र में मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। 7वें-8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार अथाह लोकप्रियता जनप्रियता अर्जित की प्राप्त की। सन 1972-1973 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जबानी याद रही हैं, जबानी कंठस्थ। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ नहीं है। इतनी व्यापक विस्तृत ख्याति प्रसिद्धि के बावजूद या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया। थोक के भाव में अर्थात उन्होंने बहुत अधिक रचनाएं नहीं की क्योंकि लोगों की उनसे अपेक्षाएं बढ़ गई थी। इतनी स्तरीय कविताएं उन्होंने दी हैं कि वह उस स्तर को बनाए रखने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कविताएं नहीं रची, इसलिए उसे यहाँ पर कहा गया थोक के भाव लेखन नहीं किया। सन 72 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 1998 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय क्रियाशील रहे हैं, एक्टिव जिसको आप बोलते हैं। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंग कर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता जो गेस्ट लेक्चरर के रूप में जाते हैं, अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है, पार्टिसिपेट किया है। यहाँ जो कविता पतंग है, पाठ्य पुस्तक में ली गई कविता पतंग, ये आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह है, एकमात्र काव्य संग्रह बताया दुनिया रोज बनती है का हिस्सा है, उसका एक भाग है। यह एक लंबी कविता है, पतंग जो है बहुत लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर जो पाठ्य पुस्तक में जो भाग शामिल है इस लंबी कविता पतंग का, वो उसका तीसरा हिस्सा है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ जो बच्चों में सामान्य रूप से जो बच्चों की जो इच्छाओं एवं उमंगों, जो उनकी इच्छाएं हैं और जो उनका उत्साह है, उमंग उत्साह है, का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों, जो बच्चों की क्रीड़ाएं होती हैं, बच्चों के जो हाव भाव होते हैं, जो उनकी शरारतें होती हैं, जो उनकी क्रियाएं होती हैं, एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त प्रकट करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। ये ध्यान रखना, बिंब होता है जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उसकी जो
आकृति हमारे मन मस्तिष्क पर या हमारे मानस पटल पर जो छवि उभरती है वो बिंब कहलाता है, जिसको आप इमेज भी बोलते हैं। बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। ये पंक्ति ध्यान देने योग्य है कि जो पतंग है वो मात्र पतंग नहीं है, बल्कि बच्चों के जो उत्साह है वो उत्साह का एक रंग बिरंगा सपना है। बच्चों की छोटी छोटी बाल कल्पनाएं होती हैं। वैसे ही जैसे पतंग ऊंचाइयों पर उड़ती है, तो वैसे ही बच्चों की भी अपनी एक बाल कल्पनाएं होती हैं। बच्चों की जो कल्पनाएं होती हैं वो उसी कल्पना या उसी का एक सपना है। पतंग प्रतीक है उन बाल कल्पनाओं का। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं, वे सीमाएं हैं। बाल मन जिन्हें छूना चाहता है, बच्चों का मन जिसे छूना चाहता है, जो पतंग उड़ती है, वो पतंग की जो हदें हैं, जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं तक बच्चों की कल्पनाएं भी उड़ती हैं और उसके पार जाना चाहता है। न केवल वो उतनी ऊंचाई, उसकी जो कल्पनाएं हैं वो पतंगों की सीमाओं तक नहीं है, बल्कि उसके पार भी, उन सीमाओं को भी पार करना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों मैंने बताया, बिंब होता है जो इमेज, ठीक। हम जब कविता को पढ़ते हैं तो हमारे सामने वो चित्र उपस्थित होते जाते हैं, गतिशील होते जाते हैं। चलचित्र की भांति हमारे मानस पटल पर वो धीरे धीरे चलते रहते हैं, गतिमान होते हैं, गतिशील होते हैं। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, चमकदार संकेत है। जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, तितलियाँ में विभिन्न प्रकार की तितलियाँ हैं, उनकी रंगीन दुनिया है। यहाँ तितलियाँ जो है प्रतीक है। पतंग, रंग बिरंगी पतंगें होती हैं, आकाश में उड़ती हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे तितलियाँ उड़ रही हैं। बच्चे हैं, बच्चों के जो हाव भाव हैं वो एक स्थिर नहीं रहते। जैसे तितलियाँ एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती रहती हैं, वैसे भी बच्चे स्थिर नहीं रहते, एक जगह से दूसरे जगह दौड़ते रहते हैं। तो इसलिए तितलियों का प्रतीक उनको माना गया है। तितलियों की रंगीन दुनिया है। दिशाओं के मृदंग बजते हैं। मृदंग जो ढोलक होती है, ठीक है, मृदंग एक वाद्य यंत्र है, संगीत का वाद्य यंत्र। मृदंग की तरह बजते हैं। उन बच्चों के दौड़ते हुए जो कोमल पैर हैं, उन कोमल पैरों की जो थाप होती है वह मृदंग पर पड़ती हुई कोमल थाप के समान लगती है कवि को। और वो मानता है कि जिस प्रकार उस थाप के पड़ने से मृदंग पर हल्की थाप पड़ती है तो उससे एक संगीत उत्पन्न होता है, वैसे ही जब बच्चे दौड़ते हैं अपने कोमल पैरों से, तो जिस दिशा में दौड़ते हैं उस दिशा में एक संगीतमय वातावरण उपस्थित हो जाता है। एक संगीतमय ध्वनि वहाँ से उत्पन्न होती है। दिशाओं के मृदंग बजते हैं। जहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है, डर है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं। आपने देखा बच्चे गिरते हैं, लेकिन उसके बाद वो ऐसा नहीं है कि दौड़ना छोड़ दें। गिरते हैं लेकिन गिर करके उठते हैं, उनमें वही उत्साह और उमंग होता है। उस उत्साह और उमंग को वो भय के कारण छोड़ते नहीं हैं। विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं, गिरते हैं लेकिन फिर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी स्वयं उनके कोमल चरणों का स्पर्श पाने के लिए उनके पैरों की ओर चली दौड़ी चली आती है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि बच्चे चंचल होते हैं। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला, उत्साह, जोश, साहस लिए फिर भादो अंधेरे के बाद शरद उजाला की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भादो अंधेरे का प्रतीक और शरद उजाले का प्रतीक है। क्या आप भी उनके साथ हैं? कवि कहता है कि क्या आप यानी पाठक वर्ग भी क्या उनके साथ है? कविता पढ़ते हैं। पतंग। पतंग कविता पढ़ने से पहले इसमें जो मैं आपको बता देता हूँ कि बिंबों के बारे में, बिंबों के संदर्भ में आपको ध्यान होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो हमारा जो मानव शरीर है ये 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों और एक मन से इसका निर्माण हुआ है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे हमें किसी भी चीज़, वस्तु का अनुभव होता है, ज्ञान होता है, इसलिए उन्हें ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं।
चक्षु यानी नेत्र, आंखें, नासिका नाक, आँखों से हम देखते हैं इसलिए इसका नाम चाक्षुष बिंब है। जो आँखों से हम देखते हैं उसकी छवि जो हमारे मानस पटल पर अंकित होती है वो चाक्षुष बिंब कहलाता है। चक्षु का अर्थ होता है नेत्र, तो नेत्रों से देखने पर जो बिंब हमारे मनोमस्तिष्क पर उभरता है वह चाक्षुष बिंब कहलाता है। नासिका, नासिका का अर्थ होता है जो भी हम सुगंध है, सुगंध से हम किसी चीज़ का ज्ञान होता है। आंखें बंद हो लेकिन अगर खुशबू से हम उसका अनुभव कर लेते हैं, ज्ञान कर लेते हैं, तो ये नासिका जिसको हम घ्राण बिंब बोलते हैं। घ्राण का मतलब होता है सूंघना, तो ये घ्राण बिंब होता है। जब हम सुगंध से किसी चीज़ का ज्ञान करते हैं तो वो घ्राण बिंब कहलाता है। उसके बाद है कान, जिससे हम सुनते हैं। आँख नाक या सुगंध न हो तो ध्वनि है, ध्वनि हम कानों से सुनते हैं तो उसका बिंब हमारे मन मस्तिष्क पर उपस्थित हो जाता है। मान लिया कि छुट्टी की घंटी बजी टन 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 टन, तो हमारे मन मस्तिष्क पर वो छुट्टी का जो घंटी का जो बिंब है वो उपस्थित हो जाता है। ये ज्ञानेंद्रियां हैं तो हम उसे श्रव्य बिंब कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? श्रव्य बिंब। तो 3 बिंब अभी हुए, चाक्षुष, घ्राण और श्रव्य। उसके बाद है जिह्वा, जिससे हम स्वाद ले। कुछ चीज़ें हैं जिसको हम स्वाद से अनुभव करते हैं। चीनी हम देख रहे हैं लेकिन जो उसमें मिठास है उसका ज्ञान हमें चीनी चीनी कहने से भी हमें उसकी मिठास का अनुभव नहीं होगा। चीनी शब्द सुनाई देने से भी उसकी मिठास का अनुभव नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसको जिह्वा पर रखते हैं, अपनी रसना पर रखेंगे, अपनी जीभ पर रखेंगे, तो उसका स्वाद, हम उसके स्वाद का ज्ञान। आंखें बंद है माने किसी ने और आपके जिह्वा में आप कोई पदार्थ रखा गया, नमक रखा गया तो नमकीन होगा, तो उस स्वाद से आप पहचान लेंगे और तुरंत कहेंगे कि क्या नमक है। और अगर मीठा रहा गया तो कोई मीठी वस्तु होगी, चीनी होगी, तो हम उससे कह सकते हैं कि ये अमुक वस्तु है उसके स्वाद से। तो उसको आस्वाद्य बिंब कहते हैं। और उसके बाद है त्वचा, स्पर्श, उसको स्पर्श बिंब कहते हैं। स्पर्श बिंब, त्वचा से हम स्पर्श करते हैं। मान लिया अचानक कमरे में लाइट चली गई और कहा कि टेबल पर माचिस और कैंडल या मोमबत्ती रखी हुई है, तो अंधेरे में आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आपको दिशा का ज्ञान करते हैं और टेबल तक पहुंचते हैं और टेबल पर हाथ मारते हैं और धीरे धीरे आपका हाथ माचिस और कैंडल पर जाता है। आप उसके आकार को, उसको स्पर्श करके आपको एक ज्ञान हो जाता है कि ये माचिस है और ये कैंडल है। तो ये स्पर्श बिंब है जो हम त्वचा से अनुभव करते हैं। तो ये 5 प्रकार के बिंब हैं और इन 5 प्रकार के बिंबों में से कम 4 प्रकार के बिंब इस कविता में प्रयुक्त हुए हैं जो हम देखेंगे। तो 5 प्रकार के बिंब कौन से हुए? चाक्षुष बिंब, घ्राण बिंब, श्रव्य बिंब, आस्वाद्य बिंब और स्पर्श बिंब। ये ध्यान रखना, ये बिंब योजना बहुत जरूरी है इस कविता के लिए। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। सबसे तेज बौछारें गईं, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। ये पहला अंश इस कविता का है पतंग। पतंग से आप सभी परिचित हैं अपने बाल्यावस्था में, और हो सकता है कि अभी भी आप पतंग उड़ाते होंगे। पतंग आपने देखा है, बहुत हल्की चीज़ है जो आकाश में उड़ती है और एक अलग प्रकार का रोमांच
उसमें होता है, उसी पतंग उड़ाने की प्रक्रिया, उसी पतंग के संबंध में कवि आलोक धनवा ने इस कविता में वर्णन किया है। सबसे पहले प्रकृति के परिवर्तन की बात करते हैं। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया। हिंदू पंचांग के अनुसार 12 मास होते हैं। चैत्र मास से नववर्ष का आरंभ, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू संवत्सर का आरंभ होता है। तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ये 12 महीने हैं। और 6 ऋतु चक्र होता है, 6 ऋतुएं होती हैं और लगभग हर ऋतु 2 मास की होती है। हालांकि हमारे यहाँ चौमासा भी बोलते हैं, 4 महीने जो वर्षा ऋतु के होते हैं। तो श्रावण और भाद्रपद, सावन और भादो, जिनको हम सामान्य भाषा में सावन और भादो बोलते हैं, ये वर्षा ऋतु के मास कहलाते हैं, जिनमें मूसलाधार वर्षा होती है। आकाश में घने बादल छाए होते हैं, मूसलाधार वर्षा होती है। लेकिन यहाँ पर जो कवि कह रहा है कि सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, भादो का महीना क्या हो गया, बीत गया है। भादो यानी वर्षा का महीना बीत गया है और उसके साथ साथ सबसे तेज बौछारें गई। जो अभी तक तेज वर्षा होती थी, भादो महीने के बीतने के साथ साथ वो तेज बौछारें भी चली गई, अर्थात वर्षा ऋतु क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। वर्षा ऋतु में आपने देखा आकाश में काले घने बादल छाए रहते हैं, मूसलाधार वर्षा होती रहती है, वातावरण में नमी होती है, हवा बहुत कम चलती है। इसलिए आकाश में हमेशा बादल छाए रहने के कारण, काले बादल छाए रहने के कारण उजाला कम होता है। कवि कह रहा है कि वो भादो अब बीत गया है और सवेरा हुआ। अब सवेरा, यहाँ पर सवेरा अर्थात प्रकाश का प्रतीक, अंधेरे के बीत जाने के बाद अब सवेरा, हमने अब देखा जब सवेरा होता है, सुबह होती है, तो रात्रि के बाद, रात्रि के अंधकार के नष्ट होने का सूचक होता है सवेरा, प्रतीक है सवेरा। यहाँ पर कहता है सवेरा हुआ, भादो गया, सबसे तेज बौछारें गई और सवेरा हुआ। क्या उससे पहले सवेरा नहीं होता था? सवेरा होता था, लेकिन आकाश पर बादल छाए रहते थे, इसलिए दिन में भी अंधकार छाया रहता था। अब वो बादल हट गए हैं, तेज बौछारें चली गई हैं, आकाश स्वच्छ हो गया है, निरभ्र हो गया है, बादलों से रहित हो गया है। और अब जो सुबह है वो सुबह कैसी है, चमकदार है। अभी तक सूर्य उदय होता था, चंद्रमा भी उदय होता था, लेकिन उसका पूर्ण प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ पाता था बादलों के कारण। अब वो कहता है सवेरा हुआ, प्रकाशवान सवेरा हो गया। और वो सवेरा कैसा है? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। वो सवेरा है किसकी तरह? खरगोश की तरह, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, उपमा अलंकार है। खरगोश, आपने देखो खरगोश के साथ ही उसने तुलना क्यों की है? क्योंकि खरगोश कोमल होता है। वर्षा ऋतु के बीत जाने के बाद वातावरण बहुत मुलायम हो गया है, प्रदूषण रहित है और सुबह चमकीली है। उसमें सुबह की जो लालिमा है, सवेरे सूर्योदय की जो लालिमा है, वो आकाश पर छाई हुई है। इसीलिए उसका बिंब कवि ने खरगोश की आंखों के साथ उसकी तुलना की है। सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। पूर्व दिशा में, प्राचीन दिशा में जब सूर्योदय होता है तो उसकी लालिमा छा जाती है, पूरे आकाश पर वो लालिमा छाई हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे खरगोश की आंखें क्या हो, लाल आंखें हों। खरगोश मुलायम होता है, वातावरण मुलायम है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद, शरद ऋतु, वर्षा के बाद शरद ऋतु आती है। तो वर्षा बीत गई है, अब शरद ऋतु का आगमन हो गया है। पुलों को पार करते हुए, ध्यान देना, पुल, यहाँ पर पुल होता है जोड़ने का, यानी ऋतुओं के चक्रों को
ऋतु के चक्र, एक ऋतु को पार करते हुए दूसरे ऋतु को पार करते हुए उस ऋतु चक्र के पुलों को पार करते हुए शरद आया। यहाँ पर शरद का मानवीकरण भी किया गया है। मानवीकरण अलंकार है क्योंकि शरद ऋतु पर मानवीय चेष्टाओं का क्या किया गया, आरोप किया गया है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए वो शरद रूपी जो बालक है वो अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, नई चमकीली साइकिल, चमकदार साइकिल चलाते हुए। चमकदार साइकिल क्यों कहा है? क्योंकि आपने देखा है कि इससे पहले वर्षा ऋतु थी तो सूर्य की चमक और चंद्रमा की चमक आकाश पे दिखाई नहीं देती थी, लेकिन शरद ऋतु में शरद ऋतु में आकाश जो है वो बादलों से रहित हो गया है। तो दिन में सूर्य की चमक और रात्रि में चंद्रमा की चमक से दिन और रात दोनों क्या हो गए हैं, चमकदार हो गए हैं, प्रकाशवान हो गए हैं। और अगर हम संकेत माने तो सूर्य भी गोल होता है, चंद्रमा भी गोल होता है और साइकिल के जो पहिए होते हैं वह भी क्या होते हैं, गोल होते हैं। तो ये माना जाता है कि ये उसकी चमकीली साइकिल है। शरद रूपी बालक की ये सूर्य और चंद्र उस साइकिल के दो चक्र हैं, दो पहिए हैं, जिन पर उस शरद उन पुलों को, ऋतु के चक्रों के पुलों को पार करते हुए आया है और अब दिन और रात दोनों क्या हो गए, चमकीले हो गए हैं। घंटी बजाते हुए जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। ऐसा लग रहा है कि वो शरद ऋतु जो है वो अपनी चमकीली साइकिल पर घंटी बजाते हुए और चमकीले इशारों से, एक चमकदार इशारों से जिसमें उत्साह है, चमकीले इशारों का मतलब जिसमें उत्साह है, उत्साहित होकर के वो बुला रहा है किसको, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, उनके समूह को बुला रहा है चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। उस शरद ऋतु में आकाश इतना मुलायम हो गया। उससे पहले जो वर्षा ऋतु थी, वर्षा ऋतु में वातावरण में नमी थी तो नमी के कारण हवा नहीं चलती थी और नमी के कारण पतंग का आकाश में उड़ना संभव नहीं था। अब वातावरण से बादल हट गए हैं, नमी लुप्त हो गई है, सूर्य का प्रकाश चमक रहा है जिससे वातावरण की नमी सूख गई है, वातावरण हल्का हो गया है और यह सबसे उपयुक्त समय है पतंग को उड़ाने के लिए, पतंग के उड़ने के लिए। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, यहाँ पर मुलायम स्पर्श बिंब आप देख रहे हैं, मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, कि पतंग क्या हो सके, ऊपर उठ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। अब यहाँ पर पतंग की विशेषता कवि बता रहा है कि वो जो पतंग है वो दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन, रंग बिरंगी चीज जो है, पतंग सबसे हल्की चीज है, हल्की वस्तु है और रंगीन है, रंग बिरंगी। आपने देखा होगा पतंगे जो है वो रंग बिरंगे होते हैं। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। आपने देखा है कि जब पतंग है वह पतंग पर बहुत पतला कागज उस पतंग के निर्माण में, उस पतंग को प्रयोग करने में, पतंग को बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसलिए कवि ने उसे सबसे पतला कागज, वो पतंग जिसमें सबसे पतला कागज, बांस की सबसे पतली कमानी, कमानी यहाँ पर दो अर्थों में ले। एक आपने देखा होगा कि उस पतले कागज पर, पतंग के पतले कागज पर बांस की पतली सीख भी लगी होती है और एक कमानी नुमा, यानी जैसे कमान होता है, कमान धनुष की तरह मुड़ी होती है और कमानी जैसे आपने उसमें वस्तु का भार होता है तो नीचे और वस्तु का भार नहीं होता तो ऊपर उठ सकते हैं, हल्की हो जाती है तो ऊपर उठ जाती है कमानी। भार तोड़ने के लिए भी कमानी का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही जो पतंग है जब वो हल्की होती है तो ऊपर क्या हो जाती है, उठ जाती है। बांस की सबसे पतली कमानी क्या हो सके, उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। सीट की शुरू हो सके। आपने देखा जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो उनका उत्साह होता है और अपने उत्साह को प्रकट करने के लिए सीटियां बजाते हैं, किलकारियां मारते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं और तितलियों की तरह आकाश में जब पतंग उड़ते हैं, रंग बिरंगी पतंगें उड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आकाश में भी क्या हो रही हो, तितलियां उड़ रही हो। दूसरी ओर बच्चे इतने नाजुक, नाजुक मतलब कोमल, तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, उसको कवि ने उन बच्चों को भी
तितलियों की भांति का, जैसे तितलियां चंचल होती हैं, इधर से उधर, एक डाल से दूसरी डाल पर, एक फूल से दूसरे फूल पर इतराती फिरती हैं, वैसे ही बच्चे चंचल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह दौड़ते रहते हैं। बच्चे कोमल होते हैं, इसलिए उसकी तुलना उसने तितलियों से की हुई है। तो ऐसा वो कहता है कि अब शरद ऋतु आ गया है, और वो आमंत्रण दे रहा है बच्चों के उस झुंड को जो पतंग उड़ाने में दक्ष हैं, जो पतंग उड़ाने की इच्छा रखते हैं। अपने चमकीले उत्साहित इशारे से वह उन बच्चों को आमंत्रित कर रहा है कि यह पतंग उड़ाने के लिए उपयुक्त समय है, क्योंकि अब वातावरण में हल्कापन आ गया है, आकाश बिल्कुल मुलायम है, और यह पतंग उड़ाने के लिए उपयुक्त समय है। इसमें हम इसके काव्य सौंदर्य को हम थोड़ा सा देखते हैं। भाषा की दृष्टि से देखें तो इसकी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, और प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण कविता के प्रभाव में वृद्धि हुई है। भादों के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन आया है, शरद ऋतु के आगमन का वर्णन किया गया है, और कवि ने प्राकृतिक ऋतु परिवर्तन को भी क्या किया है, रेखांकित किया है। यहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। अब मैंने पहले भी बताया, शरद का मानवीकरण किया गया है, तो मानवीकरण अलंकार मौजूद है। कविता में बिंब योजना है। बिंब योजना पर हम ध्यान से देखेंगे। बिंब योजना, सबसे तेज बौछारें गई, ये दृश्य बिंब है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, ये भी दृश्य बिंब है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, ये भी दृश्य बिंब है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, यह भी दृश्य बिंब है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, ये भी दृश्य बिंब है। ये सब दृश्य बिंब, मैंने पहले कहा कि अगर कोई पंक्ति हम पढ़ते हैं तो उसकी इमेज, उसका उसका बिंब हमारे मनोमस्तिष्क पर अंकित हो जाता है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, जब हम ये पंक्ति पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक छवि अंकित होती है कि कोई चमकीले इशारों से क्या कर रहा है, बुला रहा है। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को हमारे मन में ये चित्र उपस्थित हो जाता है। पतंग ऊपर उठ सके, ऊपर उठती पतंग का चित्र हमारे समक्ष उपस्थित हो सकता है। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, ये सब दृश्य बिंब हैं। श्रव्य बिंब है, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, जैसे हम ये पंक्ति पढ़ते हैं तो हमारे कानों में घंटी की वो आवाज़ सुनाई देती है। शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, ये श्रव्य बिंब है। सीटियाँ, किलकारियाँ, जब ये शब्द हम सुनते हैं तो हमारे कानों में उस सीटी की आवाज़ और किलकारियों की आवाज़ गूंज पड़ती है। स्पर्श बिंब में आप देखेंगे आकाश को इतना मुलायम बनाते हैं। मुलायम जो शब्द है वो स्पर्श बिंब है, कोमलता ये दिखाई दे रही है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर तीन बिंबों का क्या किया गया, प्रयोग किया गया है। और खरगोश की आंखों जैसा इसमें उपमा अलंकार है। जोर जोर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और शरद का तो मानवीकरण किया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। तो ये अलंकारें हैं। इस प्रकार से हम ये काव्य सौंदर्य के अंतर्गत ये इस काव्यांश में हम ये विशेषताएं देखते हैं। अब अगले काव्यांश की ओर। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। जन्म से ही अर्थात बच्चे जन्म से ही क्या होते हैं, कोमल होते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। बच्चे जन्म से ही कोमल होते हैं, उनका शरीर कोमल होता है, और इसलिए कवि ने कपास की तुलना की है। कपास आपने देखा होगा बहुत हल्का होता है, शुभ्र होता है, श्वेत होता है। वैसे ही बालक भी क्या होते हैं, कोमल होते हैं, और निर्मल और निश्चल भाव के होते हैं। उनमें किसी प्रकार का कोई राग द्वेष जैसा कोई भाव नहीं होता है। इसलिए
उन्होंने उसका प्रयोग कपास के साथ किया है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। पृथ्वी घूमती हुई आती है, मानवीकरण किया गया है। ऊपर कपास में उनके साथ तुलना की गई तो उपमा अलंकार है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी भी उनके उन कोमल पैरों को पहले कोमल पैरों का स्पर्श करने के लिए उनके पास आती है। लेकिन पृथ्वी तो अपनी गति से घूम रही है। यहाँ पर कवि का ये मानना है कि बच्चे चंचल होते हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहते, वह दौड़ते रहते हैं और उनका वही कोमल स्पर्श ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी बड़ी तेजी से क्या कर रही है, घूम रही है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, बेसुध का मतलब बेतहाशा, मग्न होकर के, बेसुध मस्त होकर के, तल्लीन होकर के। तो जब वे दौड़ते हैं बेसुध, मग्न होकर के, तल्लीन होकर के जब दौड़ते हैं बच्चे, आपने देखा पतंग ऊपर आसमान में उड़ रही होती है, बच्चों को नीचे, वो बच्चे केवल उनकी दृष्टि पतंग पर होती है और वे जिस दिशा में पतंग उड़ती है उसी दिशा में वह भी क्या करते हैं, दौड़ते रहते हैं। पतंग एक जगह स्थिर रहती नहीं है, कभी इस दिशा में कभी उस दिशा में। तो बच्चे भी कभी इस दिशा में और कभी उस दिशा की ओर क्या होते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। इसलिए उसने कहता है कि पृथ्वी दौड़ती हुई आती है, घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, छतों को भी नरम बनाते हुए। जब वे पतंग पर उनकी दृष्टि होती है और वो बेसुध होकर के दौड़ते हैं पतंग की दिशा की ओर, तो उन्हें तब वह कठोर छत भी क्या करती है, जो छत होती है जो कठोर है, वो कठोर छत भी उन्हें मुलायम पड़ती है, मुलायम महसूस होती है। और दूसरी ओर कि उनके कोमल कोमल जो पैर हैं, वो कोमल कोमल पैर उन कठोर कठोर छत को भी, कठोर छत को भी नरम बना देते हैं, मुलायम बना देते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, यहाँ पर भी उपमा अलंकार है, दिशाओं को मृदंग की तरह। मृदंग मैंने कहा वाद्य यंत्र है, संगीत का एक वाद्य यंत्र है, ढोलकी के आकार का होता है मृदंग। तो वो उस मृदंग पर जब हल्के हाथ की थाप पड़ती है तो एक संगीतमय ध्वनि गुंजायमान होती है। ये बच्चे भी जब जिस दिशा की ओर जाते हैं, इनके कोमल पैर जब दौड़ने की, उनके कोमल पैरों की थाप छतों पर पड़ती है और जिस दिशा की ओर पड़ती है, जो कि झुंड में जाते हैं, तो सभी के पैरों के कदमों की जो आहट होती है, जो थाप होती है, वो उस दिशा को एक संगीत में बना देती है। एक संगीत गूंज उठता है उस दिशा की ओर, ठीक वैसे जैसे लगता हो कि किसी ने मृदंग क्या कर दिया हो, बजा दिया हो। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, उनके लचीला शरीर होता है, बच्चों का शरीर लचीला होता है, कोमल होता है, लचकदार होता है। इसलिए वो कहते हैं कि पेंग भरते हुए, पेंग आपने पेंग भरता हुआ, जो दोलायमान होता हुआ, झूमता हुआ। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से हरकत। डाल की तरह इसमें भी उपमा अलंकार है, जैसे लचीली डाल होती है, कोमल डाल होती है, हवा के झोंके के अनुसार उसी दिशा में क्या हो जाती है, लचक जाती है। वैसे ही बच्चे बच्चे चूंकि क्या होते हैं, कोमल होते हैं, उनका शरीर लचकदार होता है, इसलिए वो जिस दिशा में जाते हैं उधर ही वह क्या हो जाते हैं, लचक जाते हैं, उनका शरीर लोच खाता है। डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, लचीले वेग की तरह अक्सर, अक्सर का मतलब प्रायः, जैसे लचकदार, अक्सर छतों के खतरनाक किनारे तक, छतों के खतरनाक किनारों तक वह क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। जब वो छतों के खतरनाक किनारे तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें उस खतरनाक किनारों से, छतों की जो खतरनाक मुंडेर हैं, उन मुंडेरों से नीचे गिरने से उन्हें बचाता है सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। जो लचकदार और रोमांचित, उत्साहित जो उनके शरीर का संगीत है, रोमांच है, रोमांचित पुलकित, जो पुलकित शरीर है उनका, रोमांचित शरीर है, उत्साहित शरीर है, वही उनको उन छतों की खतरनाक मुंडेरों से गिरने से बचाता है, क्योंकि उनका शरीर लचकदार होता है, बच्चे हल्के होते हैं, वजन उनका उतना अधिक नहीं होता है और शरीर लचीला होता है, इसलिए वह गिरते नहीं हैं। और उनके उस लचकदार शरीर को गिरने से केवल महज एक केवल धागा उनको क्या करता है, गिरने से बचाता है उन्हें। सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत
पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। जो पतंग आकाश में क्या हो रही है, उड़ रही है। आपने कहता है देखा होगा कि आप पतंग अगर स्थिर भी रहती है वह तो थोड़ी थोड़ी ऐसे हिलती रहती है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो क्या है, धड़कन की तरह क्या कर रही है, धड़क रही है। तो यहाँ पर भी मानवीयकरण अलंकार है और उपमा अलंकार भी है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। केवल एक धागे के सहारे वो उन्हें क्या कर लेती है, गिरने से क्या कर लेती है, बचा लेती है। जो पतंग आकाश में क्या हो रही उड़ रही है, खतरनाक छतों की मुंडेरों से उन्हें नीचे गिरने से वो एकमात्र वो जो धागा, पतंग का धागा है, वही उन्हें क्या कर लेता है, बचा लेता है। उसी के सहारे वह क्या कर जाते हैं, गिरने से बच जाते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। पतंगों के साथ साथ बच्चे भी क्या करते हैं, उड़ते हैं। यहाँ पर बाल कल्पनाओं की ओर कवि ने इशारा किया, संकेत किया है कि जैसे पतंगें ऊंची उड़ती हैं और पतंगें रंग बिरंगी होती हैं, वैसे ही बाल कल्पनाएं हैं, बच्चों की जो कल्पनाएं हैं वह भी ऊंची होती हैं और वह भी रंग बिरंगी कल्पनाएं होती हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र होता है रोएं। अपने रंध्रों के सहारे जो उनका रोमांचित शरीर है, उस रोमांच, जैसे जैसे पतंग ऊंची उड़ती है वैसे ही बच्चों का शरीर क्या होता है, रोमांचित होता है कि उसकी पतंग सबसे ऊंची क्या कर रही है, उड़ रही है। या वो किसी की पतंग काट लेते हैं तो उनकी जो किलकारी और सींटियाँ जो बजती हैं वो उनके उससे उनके शरीर रोमांच होते हैं। तो उस रोमांचित शरीर, जो उस रोमांच से उनके जो रोएं खड़े हैं, उनके जो रंध्र, उनके जो रोमावली है, वो जो रोमांच होने पर आपने देखा होगा, शरीर की जो बाल हैं वो रोमांचित होने पर क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। वो रोमांच उन्हें और अधिक ऊंचा उड़ने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। वे अपने रंध्रों के सहारे और ऊंचा उड़ना चाहते हैं। वे उस हद को भी, उस सीमा को भी क्या करना चाहते हैं, पार कर लेना चाहते हैं। जहाँ तक वो जहाँ तक उनकी पतंग उड़ रही है, उस पतंग की सीमा को भी वो क्या करना चाहते हैं, पार करना चाहते हैं। अपने रंध्रों के सहारे वो क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। उस रोमांचित शरीर के सहारे वो उड़ रहे हैं। अगर हम इस कविता के काव्य सौंदर्य की बात करें तो वही काव्यांश की जो भाषा है वो साहित्यिक खड़ी बोली है। कहीं कहीं पर उन्होंने हिंदी के साथ साथ प्रचलित उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया, जैसे बेचैन, नरम, महज, खतरनाक आदि ये उर्दू के शब्द हैं। इन उर्दू शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया है। उपमा और जो बिंब हैं, वो नवीन बिंबों की जो नवीन योजनाएं हैं वो प्रस्तुत की गई हैं। जैसे दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, डाल की तरह लचीले वेग से, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयाँ, रोमांचित शरीर का संगीत, ये प्रभावोत्पादक बिंब हैं, प्रयुक्त हुए हैं। ये छतों को नरम बनाना, ये स्पर्श बिंब है। मृदंग की तरह दिशाओं को बजाना, ये श्रव्य बिंब है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयाँ दृश्य बिंब है। ये उदाहरण है। उपमालंकार का उदाहरण यहाँ पर कोमलता के लिए कपास की उपमा जो है वो अत्यंत आकर्षक है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, इसमें भी उपमा अलंकार है। वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, ये भी उपमा अलंकार है। और डाल की तरह लचीले वेग से आदि में भी उपमा अलंकार है। ये इसका हम देख सकते हैं कि इस पद्यांश में ये काव्य सौंदर्य की दृष्टि से ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। दृश्य बिंब हमने पहले कह दिया पहले भी कि पृथ्वी घूमती हुई आती है जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों के खतरनाक किनारों तक। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। ये दृश्य बिंब है। छतों को नरम बनाते हुए स्पर्श बिंब है। और दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए ये श्रव्य बिंब है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। और कहता है, कभी कहता है कि कभी, अगर कभी, अक्सर नहीं होता है, लेकिन अगर कभी कभी, परंतु कभी कभार यदि अगर वो छतों के खतरनाक किनारों से क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं और बच जाते हैं, तब तो ऐसा नहीं है कि डर के कारण वो क्या हो जाए,
पतंग उड़ाना छोड़ दें। ऐसा नहीं करते, बल्कि वो और दूने उत्साह से और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। सुनहला सूरज, यहाँ पर जो चमकता हुआ, सुनहरा चमकता हुआ सोने के रंग का जो चमकता हुआ सूरज है, उसके सामने और भी निर्भीकता से उसका सामना करते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि वह डरते नहीं हैं, कायर नहीं हैं, बल्कि और निडर होकर के आने वाले खतरों का सामना करने के लिए अपने आप को और साहसी और मजबूत क्या करते हैं, बनाते हैं। और निडरता पूर्वक यहाँ पर सूर्य कह सकते हैं कि आने वाले जो चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। उनमें भय नहीं है, निडर निडर हो गए हैं वो, भय नहीं। गिरने के बाद ऐसा नहीं है कि उनमें भय व्याप्त हो गया हो। अगर भय व्याप्त होता तो उनकी जो चाल है और मध्यम हो जाती, लेकिन उनकी चंचलता उससे कम नहीं हुई है। वो और भी चंचल हो गए, और भी तेज गति से क्या करते हैं, एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर दौड़ते हैं। और कब ये मान रहा है कि ऐसा लगता है कि धरती पृथ्वी और अधिक तेज क्या हो रही है, घूमती हुई उनके पास आ रही है, उनके बेचैन पैरों के पास। अर्थात उनमें और अधिक क्या आ जाती है, चंचलता आ जाती है। वे और चंचल गति से और उत्साहित होकर के पतंगों को क्या करते हैं, उड़ाते हैं। भले वो गिर जाते हैं, लेकिन इससे उनमें खौफ या डर नहीं बैठता है, बल्कि वो और अधिक उत्साह से और अधिक निडरता से और अधिक साहस से आने वाली चुनौतियों का क्या करते हैं, सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर कवि ये कह रहा है कि जो बच्चे हैं वो अक्षय ऊर्जा और आत्मविश्वास और संयम से भरे रहते हैं। उनमें एक नई भूमिका का निर्वहन करने की उनमें भावना क्या होती है, जागृत होती है। वो निडर होते हैं और आने वाली चुनौतियों के लिए स्वयं को तैयार करते हैं। भाषा में अगर देखें तो इनकी साहित्यिक खड़ी बोली है और उर्दू शब्दों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। गतिशील बिंबों का प्रचुरता से प्रयोग किया गया है। सुनहरे सूरज में अनुप्रास, पृथ्वी आती है में मानवीकरण अलंकार और गिरकर बच जाने में ये विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। पैरों की गतिशीलता का जो बिंब है वो बेचैन पैरों के माध्यम से क्या किया गया है, व्यक्त किया गया है। और दृश्य बिंब में हम देखें अलंकार में और देख सकते हैं हम, साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है। तो और मानवीकरण भी किया गया, पृथ्वी का मानवीकरण किया गया है। दृश्य बिंब है छतों के खतरनाक किनारे, पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, ये दृश्य बिंब है। तो इस प्रकार हमने इसमें पतंग कविता में देखा है कि किस प्रकार ऋतु परिवर्तन होता है, प्राकृतिक परिवर्तन भी है, और बच्चों की जो स्वाभाविक चंचलता है, उनके जो काल्पनिकता है, उन पतंग जो जीवन में एक उत्साह, रोमांच और कह सकते हैं कि नवीनता, परिवर्तन का प्रतीक भी है। ये हमें उसके लिए कि ये जीवन रंग बिरंगा है, उसका हमें उत्साह और रोमांच से उस जीवन का अनुभव करना चाहिए। हमें जीवन में हमेशा रोमांचित रहना चाहिए। और साथ साथ में ये भी संदेश है कि यदि अगर कभी जीवन में कोई घटना घट भी जाए तो हमें निडर और निर्भीक होकर के आने वाली चुनौतियों का सामना करना चाहिए। धन्यवाद।